किस तरह से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की दुनिया में आपका प्रवेश हुआ? मुझे सुनील बहुत दुख होता था जब एक मरीज को दर्द होता था। वो दर्द मरीज को कम होता था, मुझे ज्यादा होता था। क्यों? क्योंकि मैं देखता था कि एक गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन, हर्निया का ऑपरेशन या किसी चीज का भी ऑपरेशन करने के लिए इतना लंबा चीरा हम दिया करते थे। ऑपरेशन से 70% आदमी को डर लगता है। मतलब इतना फियर है क्योंकि शुरू शुरू में जब ये सर्जरीज हुई तो उन सर्जरीज में कुछ कैजुअलिटी भी हुई। इतने मोटे आदमी पे ऑपरेट करने में पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस होती। इन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से बहुत फियर मौजूद है। डॉक्टर भाटिया, आपको इस बारे में क्या कहना है, क्योंकि आप ओबेसिटी सर्जन हैं? ऑपरेशन का रिस्क ज्यादा है या बीमारी का रिस्क ज्यादा है? तो एक उनके मन में हमेशा सवाल उठता था, और मैं हमेशा कहता हूं अगर डरना ही है तो बीमारी से क्यों नहीं डरते? बीमारी की तो इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस है, हार्ट के ऊपर, स्लीप एपनिया के ऊपर, डायबिटीज के ऊपर, थायराइड के ऊपर, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं और इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, और उसको आप इग्नोर कर रहे हो, उनसे नहीं डर रहे, पर आप ऑपरेशन से एक मिनट। विल पावर कम है, इस वजह से मोटापे को कम नहीं कर पा रहे। और आप हमेशा मुझसे कहते थे ये बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल है। थोड़ा सा एक्सप्लेन जरूर करिए। एक्सरसाइज कम करते हैं, खाने में क्वालिटी कॉन्शियस होना बहुत लाजमी है। अगर हम चीनी, चिकनाई, चावल, चपाती खाते रहेंगे और चिंता और चारपाई को नहीं छोड़ेंगे तो हमेशा के लिए ओबेसिटी हमारे घर कर जाएगी। इसका इमोशनल पेन कैसा होता है और उसका निवारण कैसे है? बहुत अच्छा। मुझे लगता है कि दोनों चीजों को आपने टच किया, ओबेसिटी और इनफर्टिलिटी, और दोनों का पेन बहुत गहरा पेन होता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो गई, उसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो गई, और ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हार्मोन्स की वजह से हो रही है, जो कि ओबेसिटी की वजह से हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो उसमें अगर आप अपने आप से कोशिश करके वजन कम कर सकते हो तो डेफिनेटली फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। नमस्ते एंड वेलकम टू द सुनील जिंदल शो डीप इम्पैक्ट। ये एक ऐसा पॉडकास्ट है जिसमें वो लोग जिन्होंने ज़िंदगी में चाहा कि दुनिया में कुछ छोटा बदलाव करें जिसका बड़ा इम्पैक्ट हो, उन लोगों का मैं इंटरव्यू इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ करीबी से उनके बारे में समझ के हम भी गहराई में वो कर सकें, या मोर इम्पॉर्टेंटली समझ सकें कि इस दुनिया में पॉजिटिविटी फैलते हुए ये दुनिया नई होनी क्यों ज़रूरी है। और आज मेरे को ज्वाइन करते हैं वर्ल्ड क्लास सर्जन, ओबेसिटी केयर के बादशाह, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप मेरे से बताऊँ आपको एक बहुत बात, मेरे ज़िंदगी के बहुत अजीज़ दोस्त डॉक्टर परवीन भाटिया। डॉक्टर परवीन भाटिया से बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं और बहुत समय से इनके साथ रहा हूँ। मुझे लगा इस पॉडकास्ट में अगर इन्हें ले आऊँगा तो कुछ नफासत भरी हुई चीज़ें ज़िंदगी की जो मुझको समझ में आई आपको भी मिलेंगी। और क्योंकि ओबेसिटी सर्जन हैं और आज के दिन में एक पैंडेमिक है, पैंडेमिक मतलब पूरी दुनिया में कहर ढाया हुआ है मोटापे ने, इसके बारे में अगर खुलासा हो जाए तो दुनिया में शायद एक छोटा सा चेंज आ सकता है। तो वेलकम डॉक्टर परवीन भाटिया ओवर हियर, एंड लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू डॉक्टर भाटिया, टू बिगिन विद, it could not have been a better person than you. थैंक यू सुनील, मुझे इस पॉडकास्ट के लिए बुलाने के लिए मैं किन शब्दों में तुम्हारा धन्यवाद करूं? मुझे अभी मेरी डिक्शनरी फेल कर रही है। देखिए सर, मैं आज आपको एक बात कहूं, मुझे वो ज़माना याद है जब आप मेरे रजिस्ट्रार थे, मैं आपका पोस्ट ग्रेजुएट था और आप खाम में सुबह 7:30 बजे वार्ड में आ जाते थे, 9:30 बजे रात को छोड़ते थे, और मैं आपसे एक दिन हम सब लोगों ने मिलके आपसे बात की, मुझे अब तक याद है, कि ज़िंदगी तबाह कर दी और हमें तो छोड़ो। तभी नई नई शादी हुई थी आपकी, हमने कहा देखो हमारी तबाह की पर अपनी बीवी की तो तबाह मत करो। हमने कहा था सर ये सुबह 7:30 बजे आप आते हो, 6:30 बजे हमें आना पड़ता है, 9:30 बजे आप जाते हो, 10:30 बजे वार्ड का काम निपटा के हमें जाना पड़ता है 24/7 7 डेज अ वीक। मार दिया आपने, आपने कमाल की चीज़ कही थी जो आज तक मुझे याद है। क्या कहा था, याद है आपको? डॉक्टर सुनील जिंदल, मुझे पुराने LNJP हॉस्पिटल, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के वो सभी दिन
याद हैं और ऐसा लगता है कि आज मेरे सामने है, जब इतने टाइम के बाद हम आपस में मिले हैं। और उस समय मुझे याद है, मैं डॉक्टर सुनील जिंदल और बाकी सारे ग्रेजुएट्स को, पोस्ट ग्रेजुएट्स को, सबको यही कहा करता था कि ज़िंदगी में शुरू में बहुत मेहनत करनी चाहिए। तो मुझे अच्छी तरह से याद है, सुनील ने मुझसे पूछा कि सर शुरू में तो बहुत मेहनत करनी चाहिए, बाद में? तो मैंने जवाब दिया था, बाद में आदत पड़ जाती है। तो ये बड़ी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें याद हैं। और अगर मैं कहूँ, उस टाइम पर ज़बरदस्त रेजिडेंसी होती थी। मौलाना आज़ाद जैसा कोई कॉलेज नहीं, LNJP जैसा कोई बिजी अस्पताल नहीं, आप जैसा जान निकालने वाला रजिस्ट्रार नहीं। मिल मिला के कहानी ऐसी तूफान की बनी हुई थी, पूछे मत। लेकिन एक चीज़ जो उस ज़माने की याद है, वो पता क्या है कि एक नई सर्जरी आई थी उस समय, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, दूरबीन की सर्जरी। और हाथ धो के आप उसके पीछे पड़ गए और हमारी जान को भी आफत हुई। और अगर आपको याद है, डॉक्टर राकेश सिन्हा ने कितनी चीज़ें हमें सिखाई। मुझे ये बताइए, वो जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की तरफ, ये मैं आपसे कर रहा हूँ बात 1994-5 की, उस ज़माने में किस तरह से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की दुनिया में आपका प्रवेश हुआ? मुझे सुनील बहुत दुख होता था जब एक मरीज को दर्द होता था। वो दर्द मरीज को कम होता था, मुझे ज्यादा होता था। क्यों? क्योंकि मैं देखता था कि एक गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन, हर्निया का ऑपरेशन या किसी चीज का भी ऑपरेशन करने के लिए इतना लंबा चीरा हम दिया करते थे। और उसके बाद स्टोन चाहे निकालना हो छोटा सा, गॉल ब्लैडर निकालना हो छोटा सा, किडनी में स्टोन हो तो भी छोटा सा, मगर इतना बड़ा चीरा दे के इतना बड़ा चीरा बंद करना पड़ता था। और उसकी वजह से जो पेशेंट को दर्द होता था पोस्ट ऑपरेटिवली, वो मुझे, मेरे दिल को ज्यादा दर्द देता था। और जब ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी 1992 में, 92 में, डॉक्टर उडवाडिया जो बॉम्बे के फेमस सर्जन थे, उन्होंने 56 केसेस प्रेजेंट किए लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी के, तो मुझे तो उस दिन मजा ही आ गया। मुझे लगा ये मेरे मरीजों का दर्द सिर्फ यही टेक्निक, यही दूरबीन, यही लेप्रोस्कोपी, यही मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी, ये की होल सर्जरी, यही मेरे दुख सभी दूर कर देगा अगर मैं इसके पीछे पड़ जाऊंगा। और उसके बाद आई स्लेप्ट लेप्रोस्कोपी, आई एट लेप्रोस्कोपी, आई ड्रैंक लेप्रोस्कोपी, एंड यू हैव सीन द हिस्ट्री। ओह यस सर, मैं भी उस समय याद रखता हूँ। और मुझे आज तक याद है एक पेशेंट का, यंग पेशेंट थी, शादी होने वाली थी, उसके पेट में कोई, उस टाइम पर जहाँ तक मुझे याद है शायद उसकी कोलिसिस्टेक्टमी ही थी। एंड उसकी ओपन सर्जरी ऐसी हुई कि पूरे पेट पे एक घाव था। जब भी शादी के लिए कोई आता था, साड़ी में जाती थी, पहली बात तो कोशिश करती थी नहीं जाने की। वो स्कार इतना बड़ा पेट का शादी नहीं होने देती थी, और वो दर्द बहुत असहनीय था उसके लिए। ऐसी ऐसी चीज़ें हम लोगों के दिलों को छूती हैं जो आज करती हैं। पर मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की पिछले कुछ सालों में, तो नहीं, शुरू से ही जब ओबेसिटी का काम शुरू हुआ, आपके अंदर एक आग सी लग गई थी। ओबेसिटी मतलब मोटापे वाली सर्जरी का, एंड सर्जरी से ज़्यादा दुनिया के अंदर ये मोटापा कम कैसे हो जाए, क्योंकि इससे बीमारी बहुत जुड़ी हुई थी। तो इसीलिए मैं आपसे एक चीज़ छोटी सी पूछना चाहता हूँ, ये ओबेसिटी की तरफ, ओबेसिटी सर्जरी की तरफ आपका प्रवेश कैसे हुआ? बहुत अच्छा। मैं इसका आंसर इस तरीके से करूंगा कि जब हमने सक्सेस देख ली लेप्रोस्कोपिक गॉल ब्लैडर सर्जरी की, लेप्रोस्कोपिक यूट्रस रिमूवल सर्जरी की, और बाकी सारे फील्ड्स में जब लेप्रोस्कोपी इतनी ज़्यादा चलनी शुरू हुई, और जब ओबेसिटी सर्जरी वर्ल्ड ओवर जब शुरू हुई, तो उस समय यहाँ से लेकर और नीचे तक पूरा चीरा दिया जाता था। फिर वही बात कि ऑपरेशन की कॉम्प्लिकेशंस सिर्फ चीरे की वजह से ज़्यादा होती थी बनिस्बत की अंदर की सर्जरी की वजह से। तब मुझे लगा कि अगर हम लेप्रोस्कोपी से गॉल ब्लैडर या हर्निया या यूट्रस रिमूवल इतना अच्छा कर सकते हैं, और वर्ल्ड ओवर जब चेंज हो रहा था तो मैं भी उसका पार्ट बना, और ओबेसिटी सर्जरी को अडॉप्ट करने के लिए मैंने यूएसए से ट्रेनिंग ली। और उसके बाद जब मैंने ओबेसिटी का दर्द महसूस किया, मुझे ये लगा कि ओबीस पेशेंट्स को देखने के बाद कि उनको दर्द या डर जरूर होता है ऑपरेशन का, मगर जब हम ऑपरेशन कर देते हैं और उसके बाद जो रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं, उससे उनकी सेल्फ बॉडी इमेज चेंज हो जाती है, और उसी की वजह से खुशियां ही खुशियां बांट
सकते हैं हम। ये मेरा, मुझे लगता है लाइफ का एक मोटो बन गया, इंस्पायर और एक्सपायर। देखिए, मैं आपको आज एक बात कहूँ, मुझे तो ये महसूस हुआ कि हम मोटापे को या ओबेसिटी को एक गलत तरीके से देखते हैं, क्योंकि ये कहानी खाने की नहीं है। ये बहुत ज़्यादा खाने की जगह हॉर्मोन्स की, पेप्टाइड्स की, ओरिजिनल डिज़ाइन के चेंज की है। बहुत बार ऐसा लगता है कि दो आदमी सेम खा रहे हैं, एक मोटा होता चला जा रहा है, दूसरे पे लग नहीं रहा। और ये बड़ी गहराई से समझने की चीज़ है कि सोसाइटी किसी भी आदमी को जिसका वज़न बढ़ा हुआ हो, उसको सपोर्ट करने की जगह उस पर हंसती है, पेन देती है। ये पेन बड़ा गहरा होता है, और कभी कभी तो ये पेन ऐसा हो जाता है कि बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। आपने मुझे एक दिन बताया था, किस वजह से आप इंस्पायर हुए इस काम को करने के लिए, क्या था वो? मैं ये कहूँगा कि मुझे अच्छी तरह से याद है, एक फरीदाबाद से एक मरीज़ आए और उनका वज़न था 180 किलो। और जब वो आए तो मैंने उनसे बहुत सारी मेडिकल जार्गन में बात करी, मगर उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, मुझे ऑपरेशन कराना ही है। क्यों? क्योंकि मेरी बेटी 6ठी क्लास में पढ़ती है, और जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो मेरी बेटी मुझे कहती है कि पापा आप मत आना मेरे स्कूल में, सिर्फ मम्मी को भेज देना। और मैं हैरान हो गया कि ऐसा क्यों कहती है। तब वो कहती है कि जब आप मेरे स्कूल में आते हो, जब सारे बच्चे आपसे मिलते हैं, आप तो चले जाते हो, पर मेरे को सारे बच्चे, मेरी क्लास वाले और सीनियर और जूनियर छेड़ते हैं कि आपका पापा तो इतने मोटे हैं। इसलिए मैंने ये सोच लिया है कि मुझे तो ऑपरेशन कराना ही है। और वो मुझे लगा कि मैं ऑपरेशन करके सिर्फ मोटापे को कम नहीं कर रहा हूं, मैं अब ऑपरेशन करके एक लाइफ में पॉजिटिव इंपैक्ट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। और वो बाद में जब आते थे और मैं उनसे यही पूछता था, क्या आप स्कूल में पीटीए में गए या नहीं गए, तो कहते अब मैं हर बारी जाता हूं और मेरी वो बेटी बहुत खुश होती है कि आप मुझे देख के। तो मुझे लगता है कि ओबेसिटी सर्जरी, और स्पेशली जो आपने इसी क्वेश्चन में ही छुपा दिया उस क्वेश्चन का, कि इसको हम सब शुरू में समझते थे कि ये खाने की वजह से होता है। नहीं, वर्ल्ड ओवर सोसाइटीज ने भी रियलाइज किया कि इसका नाम ओबेसिटी सर्जरी नहीं है, इसका नाम मेटाबॉलिक सर्जरी है। कि हम जब ऑपरेशन करते हैं तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाता है, बॉडी के हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, उसकी वजह से मोटापा कम होता है, उसकी वजह से सेल्फ बॉडी इमेज ठीक हो जाती है। इसीलिए इसको सोसाइटी ऑफ मेटाबॉलिक सर्जरी कहते हैं रादर देन ओबेसिटी सर्जरी। ये तो खैर गहराई की एक बात है, पर एक बात मैं आपसे उस दिन डिस्कस कर रहा था, तो उस डिस्कशन में आपने मुझसे कहा कि ये विल पावर की कहानी नहीं है, ये कहानी इमोशन और हॉर्मोन्स की कहानी है। और बहुत लोग कहते हैं कि साहब विल पावर कम है, इस वजह से मोटापे को कम नहीं कर पा रहे। और आप हमेशा मुझसे कहते थे ये बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल है। थोड़ा सा एक्सप्लेन ज़रूर करिए। बिल्कुल, मैं इस बात से पूरी तरीके से एग्री हूं। कई बार हम पेशेंट्स को कहते हैं कि आप ज़्यादा खाते हो गए, इसलिए वो कहते हैं साफ कि मैं, और स्पेशली मेरे पंजाबी पेशेंट्स, मैं तो सिर्फ 2 रोटियां खानी है। तो मैं तो सिर्फ 2 रोटियां खानी है। पर मुझे लगता है सिर्फ खाने से नहीं, इसमें बहुत सारी, इट इज़ ए मल्टी फैक्टोरियल डिजीज। और इसके लिए हम सब ने ये रियलाइज किया कि अल्टीमेटली हरकत में बरकत है। एक्सरसाइज कम करते हैं, खाने में क्वालिटी कॉन्शियस होना बहुत लाजमी है। अगर हम चीनी, चिकनाई, चावल, चपाती खाते रहेंगे और चिंता और चारपाई को नहीं छोड़ेंगे तो हमेशा के लिए ओबेसिटी हमारे घर कर जाएगी। तो इसके लिए मैं हमेशा पेशेंट्स को ये कहता हूं कि अगर आपने कुछ चेंज करना ही है तो कार्बोहाइड्रेट नो नो नो, फैट्स नो नो नो, प्रोटीन्स यस यस यस। तो अपनी ये डाइट को थोड़ा क्वालिटेटिव चेंज करो। हरकत में बरकत है, सर जाए पर सैर ना जाए, ये दीवारों पे लिखवा लो और उसके बाद देखना आपकी जिंदगी नई जिंदगी हो जाएगी। एक बार एक पेशेंट ने मुझसे कहा, क्लिनिक में आए थे, इनफर्टिलिटी थी, वज़न बहुत ज़्यादा था और टेस्टोस्टेरोन डाउन था, ईस्ट्रोजन हाई था। चर्बी के अंदर टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है, ईस्ट्रोजन बढ़ जाता है। तो मैंने उनको देख कर कहा, मैंने कहा आपका वज़न बहुत ज़्यादा है,
डायबिटीज़ भी हो जाएगी, ब्लड प्रेशर भी हो जाएगा, दिक्कतें सारी हो जाएंगी। इंटरकोर्स आप कर नहीं पाते, स्लीप एपनिया आपको है, टेस्टोस्टेरोन डाउन है, स्पर्म काउंट डाउन है। कहते डॉक्टर साहब एक दिल की बात कहूँ, ये कम होता ही नहीं। तो मैंने उनसे कहा क्या प्रॉब्लम है? बोले डॉक्टर साहब एक डायलॉग मारा था उन्होंने, आपसे बोलता हूँ। बोले साहब अब मैं सीट बेल्ट में ही नहीं फंसता, अब मैं सोसाइटी में भी नहीं फंसता, मेरी ज़िंदगी ऐसी हो गई है। डॉक्टर भाटिया, मैं आपसे एक छोटी सी चीज़ पूछना चाहूँगा, इसका इमोशनल पेन कैसा होता है और उसका निवारण कैसे है? बहुत अच्छा। मुझे लगता है कि दोनों चीज़ों को आपने टच किया, ओबेसिटी और इनफर्टिलिटी, और दोनों का पेन बहुत गहरा पेन होता है। और मरीज कई बार मेरे पास, पॉलिटिशियंस, हमारी कंट्री के बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी आए और उन्होंने कहा कि सर इस बार तो मुझे फ्लाइट में अपने लिए, सिर्फ अपने लिए 2 टिकटें लेनी पड़ी। एक जा रहा था मैं, मगर टिकटें लेनी पड़ी 2, क्योंकि मैं एक सीट बेल्ट में पूरा ही नहीं आ रहा था। और दूसरी बात इनफर्टिलिटी की, मुझे लगता है कि स्पेशली मेरे पास बहुत सारी लड़कियां आती हैं, बहुत सारे बच्चे, मैं तो कहूँगा मेरे पास आते हैं कि सर हमारी शादी अभी नहीं हो रही, डिले हो रही है मोटापे की वजह से। और तब मैं उनको एक ही सेंटेंस, एक ही फ्रेज कहता हूँ, शेड बिफोर यू वेड। शेड बिफोर यू वेड। क्या बात है? कि अगर आप पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो गई, उसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो गई, और ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हार्मोन्स की वजह से हो रही है, जो कि ओबेसिटी की वजह से हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो उसमें अगर आप अपने आप से कोशिश करके वजन कम कर सकते हो तो डेफिनेटली फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। अगर अपने आप से वजन नहीं कम कर सकते, 130, 140, 150 किलो के पेशेंट जब आते हैं, तब मैं उनको कहता हूं कि नहीं, जितनी जल्दी हो सकती है ऑपरेशन कराओ, जिससे आपकी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के हार्मोन्स ठीक हो जाएंगे, पीरियड्स ठीक हो जाएंगे, उसकी वजह से फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाएगी और जिंदगी में जो अंदर दर्द है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए बार बार मैं यही कहता हूं, स्पेशली मैं यंग बच्चों को यही कहता हूं, एक तो वजन बढ़ने मत दो, अगर बड़ा है तो उसको जल्दी से उतारने की कोशिश करो। अपने आप से हो जाए बहुत अच्छी बात, मगर अगर अपने आप से नहीं हो रहा तो सर्जन्स की ओपिनियन लो और उसके बाद सब टेस्ट करा के ऑपरेशन कराओ, और हैव ए फ्रीडम फ्रॉम ओबेसिटी एंड फ्रीडम फ्रॉम इनफर्टिलिटी। चलिए, बहुत बढ़िया, आपने तो वो बात कही जो दिल से मुझको छूती है, जो मुझे ड्राइव करती है, जो मेरा मिशन है ज़िंदगी का। पर आपसे एक बात बताऊं डॉक्टर भाटिया, ज़िंदगी में ओबेसिटी को, इनफर्टिलिटी, स्पर्म से, ओवम से जिनके बच्चे नहीं होते, उनके साथ में उन पे हावी होते मैंने बहुत देखा है, आदमी में भी औरत में भी। आदमियों में देखता हूं कि जिन लोगों को ओबेसिटी है उनका टेस्टोस्टेरोन डाउन होता है। टेस्टोस्टेरोन चर्बी के अंदर, मतलब फैट के अंदर, ईस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये होता है तो इंटरकोर्स नहीं कर पाते, डिज़ायर कम हो जाती है, स्पर्म काउंट खराब हो जाता है। और विमेन के अंदर तो, और आजकल पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ ने तो कहर बरपा रखा है। और ये बरपाया क्यों है? क्योंकि वज़न, खाना, यंग लड़कियां चाउमीन खाती हैं, ठेलों पे खड़े होकर बर्गर खाती हैं, मैकडोनल्ड में खाते हैं, घर का अच्छा हरी सब्जी का प्रोटीन युक्त खाना नहीं खाते। ये खाने की वजह से वज़न बढ़ता है। और कितना लिटरेचर हमारा कहता है कि जब तक आपका वज़न कम नहीं होगा, इनफैक्ट बहुत सारे पेपर्स तो आईवीएफ के भी और नॉन आईवीएफ भी ये कहते हैं कि केवल 10% वज़न कम होने से आपकी ओवुलेशन 25% तक बढ़ सकती है। वेरी गुड। तो मुझको ऐसा लगता है डॉक्टर भाटिया कि ओबेसिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इनफर्टिलिटी में। और मैं रियलाइज़ करता हूँ कि जैसे पीसीओ वाले पेशेंट्स हैं, नॉर्मली होता क्या है, डाइटिशियन के पास में गए, डाइट कर लो। अब वो कहानी ऐसी है कि डाइट से क्या कहानी होती है वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है। डाइट एक इतना बड़ा मिसनॉमर क्यों है ओबेसिटी में डॉक्टर भाटिया, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैं ये कहूँगा कि डाइट का मतलब डाइटिंग नहीं है। हाँ, ये क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। डाइट का मतलब है डाइट को मॉडिफाई करना। जैसे मैंने पहले कहा, कुछ लोग, जैसे सुनील आपने कहा कि कुछ लोग क्रैश डाइटिंग करते हैं,
क्रैश डाइटिंग से यस थोड़ा सा शुरू में वजन कम हो सकता है, मगर कितने दिन तक आप अपने आप को रेजिस्ट करोगे? रेजिस्ट द टेम्पटेशन कितने दिन तक कर लोगे? और जैसे ही वहां रेजिस्टेंस या टेम्पटेशन छोड़ देते हो और वो फिर रिबाउंड बढ़ना शुरू होता है और बहुत ज्यादा वेट बढ़ता जाता है। तो इसके लिए मैं ये कहूंगा कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइट में मॉडिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारी न्यूट्रिशनिस्ट जो पढ़े लिखे न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो भी बताते हैं कि 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट लेना ही है। 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट। अगर हम प्रोटीन लेते रहेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम लेंगे, फैट्स को जीरो कर देंगे, जंक फूड को जीरो कर देंगे, डेफिनेटली एक्सरसाइज बढ़ाते चले जाएंगे। और एक्सरसाइज के लिए भी मैं ये सबको ये कहता हूं कि एटलीस्ट 45 मिनट्स एक्सरसाइज रोज करनी ही करनी है। अगर 45 मिनट चाहे जिमिंग, चाहे स्विमिंग, चाहे साइकिलिंग या कोई भी एक्सरसाइज करते चले जाएंगे, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर लेंगे, तब जाके हम वेट को रिड्यूस कर पाएंगे। अदरवाइज सिर्फ प्योरली ये सोचना कि सिर्फ डाइट की वजह से हमारा वजन कम हो जाएगा, नहीं कम होगा। छोटी सी बात, बहुत सारी नई दवाइयाँ आई है, मोंजारो आई है, एक ओजेम्पिक आई है, एक गोवी वाई ऐसी कुछ आई है, कुछ एक दवा आई है, मतलब विगोवी। ये सारी की सारी मेडिसिन क्या कुछ करती हैं या ये एक नया फैड है? मैं ये कहूंगा कि साइंस के अंदर हम सब जानते हैं कि काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं और काफ़ी चेंजेस आते रहेंगे, पर ये डिनाई करना कि नहीं ये मेडिसिन आ जाएंगी और सॉरी सर्जरी पुरानी जो हम कहते थे लॉन्ग लास्टिंग लॉन्ग टर्म रिजल्ट चाहिए तो अब सर्जरी ही आंसर है, अगर ये मेडिसिन ले लेंगे तो शायद ओबेसिटी सर्जरी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। मगर इनकी स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं, चाहे जैसे कि सीमाग्लोटाइड, ट्राइपेटाइड, तो ये जो इंजेक्शंस हैं हालांकि महंगे इंजेक्शन है, 3-4 हज़ार रुपए का एक इंजेक्शन है और हर हफ्ते एक इंजेक्शन लगाना पड़ता है, 6 महीने 7 महीने तक ये इंजेक्शन लगाना पड़ता है और कुछ लोगों को तो लाइफ लॉन्ग लगाना पड़ता है। उससे फ़ायदा ज़रूर है क्योंकि ये शुरू में ये शुगर के लिए, ये डायबिटीज़ मरीज़ के लिए ये इंजेक्शन आए थे, मगर उनके बाद जब लेने के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि ये शुगर तो इनकी ठीक होनी शुरू हो गई, साथ में इनका वजन भी कम होना शुरू हो गया, तो इनका फ़ायदा नज़र आया। मगर हर नई चीज को एकदम लोग जब एम्ब्रेस करते हैं तो हो सकता है उनके साइड इफेक्ट्स को इग्नोर कर दें, और साइड इफेक्ट्स जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, पेनकेटाइटिस, गॉलस्टोन डिजीज, थायराइड कैंसर और इतने सारे साइड इफेक्ट्स। आपकी बातें सुन के तो मुझे लगता है कोई ये दवाई लेगा ही नहीं, घबराना चाहिए। सुनो 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 सुनो, एक छोटी सी बात आपसे पूछूंगा, किन केसेस को और किन लोगों को क्लियर कट मेडिसिन लेनी चाहिए? यस, अगर आपका बीएमआई 35 से नीचे है, बॉडी मास इंडेक्स अगर 35 से नीचे है, 32 है, 27 है, कोई एक कोमॉर्बिडिटी है, डायबिटीज है, स्लीप एपनिया है, हार्ट डिजीज है, लंग डिजीज है, स्नोरिंग होती है, तो डेफिनेटली मेडिसिन का रोल है। और ये समझना जरूरी है कि अगर आपका बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स 35, 40, 45, 50 से ऊपर चला गया है तो फिर सर्जरी ही आंसर है लॉन्ग टर्म अगर रिजल्ट चाहिए। मगर एक ब्रैकेट अभी हमने पिछले दिनों में, पिछले कुछ सालों में ये रियलाइज किया कि कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने ऑपरेशन तो कराए थे 2010 में, 2011 में, और वो धीरे धीरे करके क्योंकि लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं कर पाए तो धीरे धीरे करके अब उनका वेट थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुआ। तो उन पेशेंट्स के लिए भी ये ब्रैकेट बहुत अच्छी है कि हम उनको इंजेक्शन मोंजारो या इंजेक्शन ओजेम्पिक दे देते हैं सो दैट अल्टीमेटली 17 से 20% वजन लॉस हो सके। इनकी भी इंजेक्शंस की भी आफ्टर ऑल लिमिट है, तो जैसे कि मोंजारो है उसका 20 से 22% ही वेट लॉस हो सकता है, जो सीमाग्लोटाइड है, ओजेम्पिक है, उससे सिर्फ 15 से 17%। अच्छा, मुझे मोटी बात सुनिए जो आपसे कहूँ, अगर सपोजिंग हम इन दोनों में से कोई दवा लेते हैं, कितने दिनों के लिए लेनी है और कितने दिनों के बाद में ये बंद करनी है? बिल्कुल ठीक है, इसके लिए जो रिकमेंडेशन है कि हम छोटी डोज से शुरू करते हैं, 2.5, फिर 5 मिलीग्राम, फिर 7.5 मिलीग्राम, हर हफ्ते इंजेक्शन लगना पड़ता है और 6 महीने तक तो रिलीजियसली लेना ही पड़ेगा, और तब जाके वो इतना 15 से 17 या 20% वेट लॉस होता है। मगर अगर हम लॉन्ग टर्म ये ले लेंगे तो डेफिनेटली एडवांटेज मेंटेन रखेंगे। तो मोस्ट ऑफ द पीपल बिकॉज कॉस्ट, बिकॉज इंजेक्शन,
तो नहीं लॉन्ग टर्म ले पाते, इसलिए वो रिबाउंड वेट गेन होने का बहुत अंदेशा रहता है। डॉक्टर भाटिया, चलिए, दवा की तो हमने कहानी सुनी, पर ऑपरेशन से 70% आदमी को डर लगता है। मतलब इतना फियर है, क्योंकि शुरू शुरू में जब ये सर्जरीज हुई तो उन सर्जरीज में कुछ कैजुअलिटी भी हुई। इतने मोटे आदमी पे ऑपरेट करने में पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और बहुत बार हार्ट की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, डायबिटिक्स होते हैं। मतलब इट इज़ अ डिफ़िकल्ट जॉब। इन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से बहुत फियर मौजूद है। डॉक्टर भाटिया, आपको इस बारे में क्या कहना है, क्योंकि आप ओबेसिटी सर्जन हैं, और मुझे बिल्कुल क्लियर कट क्लियर आंसर चाहिए। समझ रहे मेरी बात को? क्लियर आंसर तो ये है, जब मेरे पास मरीज आते हैं 280 किलो के, 300 किलो के, ज़्यादा किलो के, तो मैं उनको यही पूछता हूँ उनसे कि आप मुझे बताओ कि ऑपरेशन का रिस्क ज़्यादा है या बीमारी का रिस्क ज़्यादा है। तो एक उनके मन में हमेशा सवाल उठता था, और मैं हमेशा कहता हूं अगर डरना ही है तो बीमारी से क्यों नहीं डरते। बीमारी की तो इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस है, हार्ट के ऊपर, स्लीप एपनिया के ऊपर, डायबिटीज के ऊपर, थायराइड के ऊपर, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं और इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, और उसको आप इग्नोर कर रहे हो, उनसे नहीं डर रहे, पर आप ऑपरेशन से एक मिनट, ऑपरेशन से डर रहे हो, जिसके हम इतने सारे टेस्ट करा रहे हैं। टेस्ट कराने के बाद ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। जब हम ऑप्टिमाइज करते हैं, जब हम ऑपरेशन करते हैं, तो उसका रिस्क एक किस्म से गॉल ब्लैडर की सर्जरी से भी कम हो जाता है। तो इसके लिए मरीज को हमें यह समझाना जरूरी है, नजर नहीं, नजरिया बदलो। डरो, मगर ओबेसिटी से डरो रादर देन ओबेसिटी सर्जरी से डरो। आई थिंक परफेक्ट बात आपने कही, क्योंकि बहुत से पेशेंट जो हमारे पास में आते हैं लेप्रोस्कोपी के लिए, ट्यूब्स बंद हैं, एंडोमेट्रियोसिस है, मायोमेक्टमी होनी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरी चीज़ें हैं। तो वो सबसे पहला एक सवाल आके पूछते हैं, जी इस ऑपरेशन का कराने से कोई नुकसान तो नहीं होगा? तो मैं हमेशा उनसे ये बात कहता हूँ कि जो बीमारी है आपकी, जो दूर करने का ऑपरेशन है, वो बीमारी को निकालने के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। इस ऑपरेशन की रिस्क की जो आप कहानी कर रहे हैं कि इस ऑपरेशन से कोई नुकसान तो नहीं होगा, ये भला करने का ऑपरेशन है, कोई नुकसान करने का ऑपरेशन नहीं है। इनफैक्ट लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू, ये बहुत सारी भ्रांतियाँ, बहुत सारे केसेस, और कई बार इंटरनेट इन इटसेल्फ जो नेगेटिविटी चीज़ देता है, मतलब ऐसा है पॉजिटिव देने वाले बहुत कम है डॉक्टर भाटिया, बहुत कम, और नेगेटिव में झूठ बोलने वालों की एक दुनिया मौजूद है। ये प्रोग्राम मैंने साइंटिफिकली इसलिए चाहा आपके साथ करना, बिकॉज मेरी बहुत स्ट्रांग बिलीफ है, प्योर साइंस सिंप्लीफाई होके एक आम आदमी की गिरबान में पहुंचे तो उसकी ज़िंदगी में फ़ायदा होगा। इनफर्टिलिटी का बहुत किया, लेकिन मुझे महसूस होता है इनफर्टिलिटी ओबेसिटी से तो कनेक्टेड है, पर ओबेसिटी अपने आप में इतनी बड़ा एक कहर बरपाए हुए है हर जगह कि इसके बारे में मैं बेस्ट आदमी से बात करके और दुनिया को हम ये बात को दे सकें। डॉक्टर भाटिया, एक सवाल आपसे थोड़ी गहराई का पूछना चाहूँगा, और ये पूछना चाहूँगा कि आप ओबेसिटी को ऑपरेट करते हैं, ओबेसिटी के सर्जन हैं, नॉर्मली सर्जरी करते हैं, आपने बड़ी गहराई में न्यूट्रिशन को भी देखा है ओबेसिटी के साथ में। अगर आप कोई मैसेज जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है उनको देना चाहें तो क्या देंगे? सिंपल 4 शब्दों में, मतलब 4 लाइनों में कहूँगा 4 आपसे। लाइनों में मैं ये कहूँगा कि जैसे मैंने अभी पहले बोला, बीमारी से डरो, उपचार से नहीं, पहली बात। दूसरी बात, सिर्फ ये सोचना कि सिर्फ डाइट से मैं इतना सारा वजन जो बढ़ चुका है उसको कम कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, नहीं हो सकता। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चाहिए ही चाहिए, डाइट डेफिनेटली करनी पड़ेगी, और साथ में अब एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और उसके बाद भी अगर वजन नहीं कम हो रहा तो ऑपरेशन जल्दी करना चाहिए, जिससे एक नई जिंदगी जी पाओ। और आज की तारीख में अगर हमने यहाँ से दिल्ली जाना हो और हम ड्राइवर लेकर जाएं जिसने शराब पी हो, गाड़ी ली हो जिसने पुरानी हो, और फिर भी हम उनसे पूछें कि कोई रिस्क तो नहीं है गाड़ी में, तो मुझे तो लगता है रिस्क ही रिस्क है। तो अगर आपने ओबेसिटी की सर्जरी करानी है या ओबेसिटी का इलाज कराना है तो ड्राइवर अच्छा चूज करो, गाड़ी अच्छी चूज करो, वर्कशॉप अच्छी में लेकर जाओ, तो आपको रिजल्ट्स ऐसे मिलेंगे कि बिल्कुल नई गाड़ी हो जाएगी। तो यही एक मैसेज है कि अपने
सर्जन्स को ध्यान से चूज करो, अपने सेंटर्स जहां जाते हैं वो अच्छी तरह से, जहां पे सब कम किस्म की फैसिलिटी अवेलेबल हो, और जहां सभी कार्डियोलॉजिस्ट भी और आईसीयू भी सब चीज़ों की फैसिलिटी हो, वहां ऑपरेशन कराओ, तो डेफिनेटली रिस्क जीरो है। मैं एक छोटी सी चीज़ हमेशा बिलीव करता हूं कि किचन आपकी क्लिनिक है और किचन से सब चीज़ें शुरू होती हैं। मैंने देखा है इनफर्टिलिटी के लिए मैंने इतनी डाइट स्टडी की हैं, इतनी सारी चीज़ों को स्टडी करके, इतने सारे मेरे खुद के इंडिविजुअल पेपर्स भी हैं रिसर्च के। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली देयर आर सो मैनी लेक्चर्स विच आई हैव टेकन अक्रॉस द कंट्री, बट मोर इम्पॉर्टेंटली आई हैव ऑल्सो गिवन पॉडकास्ट, ऑल्सो गिवन वीडियोज़ टू पीपल। मैं आपसे एज एन ओबेसिटी सर्जन एक चीज़ पूछना चाहूँगा। 3 सबसे बड़ी भ्रांतियाँ फूड के बारे में क्या हैं इस दुनिया में एट दिस मोमेंट, जो किचन को क्लिनिक की जगह एक क्वैकरी बना देती हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि फिटनेस डज नॉट स्टार्ट इन जिम, फिटनेस स्टार्ट्स इन किचन। बहुत बढ़िया, है ना? तो उसके लिए मैं बार बार हर मरीज को कहता हूँ, चीनी, चिकनाई, चावल, चपाती से दूर रहो, चिंता और चारपाई से दूर रहो। कहने का मतलब ये है कि ये हमें अपना माइंडसेट ही तो चेंज करना है। मान लो 50 साल के हो गए आप, और 50 साल तक सिर्फ अपनी टंग को सेटिस्फाई करने के लिए तो खाया, टेस्ट के लिए तो खाते रहे हो। मगर अगर टेस्ट को एक साइड में रखो, ये नहीं मैं कह रहा जीरो कर दो, मगर अब क्वालिटी वाला खाना खाओ, प्रोटीन ज़्यादा लो, पनीर लो, वेजिटेरियन होके मान लो दालें लो, और उसमें अगर आप अपनी डाइट को मॉडिफाई कर लोगे, डेफिनेटली ओबेसिटी कम होती चली जाएगी, वजन अच्छा मेंटेन होता चला जाएगा। आप फ्राइड चीज़ें क्यों लो? आप रोस्टेड चीज़ें लो ना। आप फास्ट फूड क्यों लो? आप घर का खाना लो और फ्रूट लो, सो दैट अल्टीमेटली आप अपनी हिसाब से खा पाओ। यू आर व्हाट यू ईट। परफेक्ट। यू आर व्हाट यू ईट। मैंने 2 चीज़ें महसूस की हैं। एक तो आजकल जो ये चलन अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का हो गया है, किल कर रहा है, और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को कंपनीज ऐसा बेचती हैं जैसे सबसे मुफीद खाना यही हो। और इसके अंदर हुआ क्या है कि छोटे बच्चे को जब एक लत लग जाती है, जवानी तक लग जाती है, तब तक सब खाने की कहानी बर्बाद हो चुकी है। आप अगर देखेंगे, इतनी सारी कंपनियों के नूडल, इतनी सारी कंपनियों की कोल्ड ड्रिंक्स, इतनी सारी कंपनियों के कॉर्नफ्लेक्स, और बच्चे को तंदुरुस्त करने के डब्बे जब बचपन से ही चालू होंगे तो मोटापा तो बढ़ेगा ही। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे चाहूँगा आप शेयर करें। मैंने ये देखा है, स्ट्रेस किल्स एंड मेक्स यू ईट। एब्सोल्युटली। टीवी के सामने आदमी बैठा हुआ खाता चला जा रहा है, फ़ोन पे रीलें देख के खाता चला जा रहा है, दिमाग का डोपामीन का सर्ज सबसे पहले तो आपका हुआ स्क्रीन से, और ऊपर से खाना साथ में आपने लगा दिया। ये बड़ी भारी प्रॉब्लम है। डॉक्टर भाटिया, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ जो अपने हर मेहमान से पूछता हूँ, और वो ये पूछता हूँ, 5 ऐसी चीज़ें जो आपने ज़िंदगी में समझी हों, जो आप एज अ टेक अवे देना चाहें, जो दुनिया को थोड़ा सा बदल दें, तो बताइए वो 5 चीज़ें क्या होंगी? मैं इसके लिए पहली जो बात आपने कही, उसके लिए बहुत स्पेशल वर्ड्स में यूज करता हूं कि एट द टाइम ऑफ टी टेक टी ओनली। ये तो ज़ेन कोटेशन हो गई, ज़ेन प्रोवर्ब है ये, है ना? और इसमें ये है कि अल्टीमेटली हम सब इसके गिल्टी होने चाहिए कि अगर हम टीवी बैठ के साथ साथ टीवी देख रहे हैं और साथ साथ मंचिंग कर रहे हैं, गलत, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। एट द टाइम ऑफ टी टेक टी ओनली, कि उसी समय फोकस करें। दूसरा, मुझे लगता है कि खाने में बनाने वाले को भी और खाने वाले को भी अंदर से एक जॉय मिलना चाहिए, एक फीलिंग आनी चाहिए कि अच्छा सात्विक। हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी हमेशा कहा करते थे कि सात्विक खाना खाना है। और आप ये सोचें कि पुराने जमाने की जो किचन्स होती थी उसमें हमेशा भजन चलते रहते थे। हाँ, अरे क्या बात की, हाँ, क्या बात किया। वो इसीलिए चलते थे कि हमारे भोजन में भी सात्विकता होना बहुत लाजमी है। अगर हम सात्विकता नहीं लेंगे तो डेफिनेटली एक वेट बढ़ता चला जाएगा और उसकी वजह से प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएंगी। छोटी सी बात, एक कोक में, एक कोका कोला में 200 ml कोका कोला में 34 चम्मच शुगर के होते हैं। मेरी जान। और कहानी क्या होती है? कहानी ये होती है कि साहब हम चाय में चीनी नहीं डाल रहे, शुगर फ्री चाय ले रहे। तो कहने का मतलब शुगर इज द अल्टीमेट किलर। शुगर इज द अल्टीमेट किलर। एक कोक के
कैन में अगर आप 34 चम्मच चीनी डाल के ले रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि मैं तो डाइटिंग पे हूं, तो फिर तो आपका भगवान ही मालिक है। तो मुझे लगता है कि ये याद रखना, शुगर इज द अल्टीमेट किलर। शुगर से दूर रहना है, कार्ब से दूर रहना है, प्रोटीन 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 प्रोटीन, हमेशा प्रोटीन की तरफ दिमाग लगना है कि मैंने आज प्रोटीन क्या खाया। और दूसरा, एक्सरसाइज एक्सरसाइज एक्सरसाइज, तब जाके जिंदगी सबकी चेंज हो सकती है और एक नया इंसान बन सकते हैं। एक चीज जो आप में कूट कूट के भरी है, पॉजिटिविटी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, उसके बारे में 2 शब्द बोल दीजिए। मैं हमेशा ये कहता हूं कि यू कैन विन योर एनिमोसिटी बाय योर पॉजिटिविटी। जिस दिन आप हर चीज में पॉजिटिव ढूंढोगे, पॉजिटिव नेचर होगी आपकी, हर जगह खुशी ढूंढोगे, तो डेफिनेटली खुशियां ही खुशी मिलेंगी। और अगर आप हमेशा नेगेटिविटी ढूंढोगे तो हमेशा नेगेटिव ही नेगेटिव मिलेगा। तो मुझे लगता है कि लाइफ के अंदर पॉजिटिव रहना लाजमी है, और जब वो पॉजिटिविटी अपने अंदर होती है और जब दूसरों को मेहंदी लगाते हो ना, अपनी मेहंदी तो गाढ़ी हो ही जाती है। क्या बात है, क्या बात है। देखिए, आपने आज सिर्फ साइंस नहीं सुनी, आपने आज एक सोल को सुना है, एक आत्मा को सुना है। जो चीज़ लोगों के स्कार्स, निशानों से चालू हुई, वो चीज़ चल के हीलिंग पे गई। एक बहुत बड़ा पैंडेमिक ओबेसिटी का, मोटापे का, जो किसी इंसान को छू के इस दुनिया को चेंज करना चाह रहा है, ऐसे एक इंसान से आज हमारी बात हुई है, डॉक्टर भाटिया से। इनफैक्ट अगर आपको एक छोटी सी बात कहूँ, इस फ्यूचर को रीशेप करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम कर पाएँ या ना कर पाएँ, कोशिश तो कर ही सकते हैं। डॉक्टर भाटिया, it has been such a pleasure to have you with us. In fact, thank you very much for joining in and giving your perspective of life. सुनील, इसके लिए तुम्हें तो मुझे मालूम ही है कि मुझे स्टोरी सुनाने का बहुत शौक है। तो आखिरी में मैं एक स्टोरी से सम अप करूंगा कि एक इंसान समुद्र के किनारे खड़ा था और बहुत सारी मछलियां बाहर आ रही थी, बहुत सारी मछलियां अंदर जा रही थी। और दूसरा इंसान जब देख रहा था कि ये मछली को उठाता और फिर मछली को बाहर वापस समुद्र में फेंक देता, तो उससे रहा नहीं गया कि ये क्या कर रहे हो, इतनी सारी मछलियां हैं, इतनी सारी लहरों के साथ मछलियां बाहर आती हैं और इतनी सारी मछलियां अंदर चली जाती हैं, कुछ मर जाती हैं, कुछ चली जाती हैं, तो कर क्या रहे हो? तो उस इंसान ने बोला, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक ए डिफरेंस। उसने कहा, मेकिंग डिफरेंस? इतनी सारी मछलियां तो मर रही हैं, आप कैसे डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो? कहते हैं, आई एम मेकिंग ए डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ दैट फिश विच आई एम थ्रोइंग बैक। क्या बात है, क्या बात है। और यही शायद हम लोगों का एक मकसद ज़िंदगी का बनता है, यही इस पॉडकास्ट का मकसद है, यही यूट्यूब का मकसद है कि एजुकेशनल साइंटिफिक बेस्ड कंटेंट लोगों को ट्रूली दे सकें। 40 साल तक आपने काम किया और अभी भी कर रहा हूं। कर रहे हो ना, और 38 साल तक मैंने किया, 2 साल छोटा हूँ आपसे। मिल मिला के छोटी सी चीज़ समझने की, वी रियली वांट टू गिव ऑल ऑफ यू in a very little way whatever we know, because we love you all, and this is the basis of this podcast. कभी कभी मैं सोचता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हीलिंग होती है, हर तरह की हीलिंग। आज हम बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत खुश हैं। कमाल की चीज़ है कि डॉक्टर भाटिया साथ में थे। इस पॉडकास्ट को अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, पर ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, लोगों पे पहुंचाइए। ना जाने कौन सा इंसान इस पर्टिकुलर मोमेंट की इंतज़ार कर रहा हो, और उसमें आप भागीदार अगर होते हैं तो मैं वही कहता हूं कि छोटा डिफरेंस कोई हम नहीं, आप भी मनाते हैं, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। खुश रहें, सलामत रहें, परिवार का ख्याल रखें, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, गॉड इज़ ऑलवेज विद यू।